हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू नीट पॉड। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब लोग ठीक होंगे और आपने लास्ट लेक्चर बढ़िया से कर लिया होगा, जिसमें हमने डिस्कस किया था ओरिजिन ऑफ लाइफ के बारे में। उसमें हमने 5 थ्योरी आपको बताई थी और 5 में से 4 को हमने एक्सप्लेन कर लिया था। आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे वो 5वीं थ्योरी, जिसे हम लोग बोलते हैं ओपेरन हेल्डन थ्योरी। और यही थ्योरी जो है बहुत ही एक्सेप्टेड है, यानी जो भी इवोल्यूशन हुआ, इवोल्यूशन को सपोर्ट करने वाली जो थ्योरी है वो बेसिकली ओपेरन हेल्डन की थ्योरी है। 2 साइंटिस्ट थे, ओपेरन एंड हेल्डन। ओपेरन रशिया के थे और इंग्लैंड के थे आपके हेल्डन। दोनों ने मिलकर ये थ्योरी दी और उसके बाद लाइफ के ओरिजिन को समझाया कि इवोल्यूशन कैसे कैसे हुआ। सो आज के इस लेक्चर में हम लोग 2 चीजें पढ़ेंगे। पहली बात तो ओपेरन हेल्डन थ्योरी क्या कहती है, उसके क्या बेसिक पॉइंट्स हैं और क्यों ये इंपॉर्टेंट है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि ओपेरन हेल्डन थ्योरी जो है 2 अलग अलग या ये कह लें कि 2 कंपोनेंट्स हैं इसके। पहले को बोलते हैं हम लोग केमिकल इवोल्यूशन और दूसरा बायोलॉजिकल इवोल्यूशन। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे केमिकल इवोल्यूशन के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट विद द ओपेरन हेल्डन थ्योरी। जैसे कि मैंने कहा कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है और अगर इसकी माने तो जैसे ओपेरन जो थे ये रशिया के थे, लिख लीजिए यहाँ पे रशिया, और ये हेल्डन जो है ये इंग्लैंड के थे। सो 2 साइंटिस्ट थे, रशियन एंड इंग्लैंड के, और उन्होंने इस थ्योरी को दिया। अगर इस थ्योरी को माने तो इन्होंने ये कहा कि लाइफ कुड हैव कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मैटर, यानी जो जीवन की उत्पत्ति हुई है वो कार्बनिक पदार्थ यानी जो निर्जीव कार्बनिक पदार्थ है उनसे हुई है, जैसे आरएनए है, प्रोटीन है। और फिर उसके बाद जो लाइफ बनी यानी फॉर्मेशन ऑफ लाइफ, उसके बाद जो सक्सीड हुई वो केमिकल इवोल्यूशन की वजह से हुआ। सो इसको लिख लेते हैं हम लोग। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, life could have come from pre-existing non-living organic मैटर। साथ साथ आप नोट भी करते जाइए, ऑर्गेनिक मैटर और या ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कह सकते हैं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। और इसके एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं आरएनए हो या प्रोटीन हो। अभी मैं बताऊंगा ये कैसे फॉर्म हुए और क्यों हेल्डन और ओपेरन ने ऐसा कहा। बेसिकली इसके बाद जो लाइफ की फॉर्मेशन हुई, यानी आफ्टर दैट फॉर्मेशन ऑफ लाइफ was preceded by chemical evolution। यानी यहां से जैसे ही पहली लाइफ या पहला जो सेल था वो बनने के बाद लिविंग नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से, उसके बाद जो है फॉर्मेशन ऑफ लाइफ वाज प्रीसीडेड बाय केमिकल इवोल्यूशन। और इसमें बेसिकली प्री एग्जिस्टिंग लाइफ है, प्री एग्जिस्टिंग, ठीक है। यानी जैसे ही केमिकल इवोल्यूशन शुरू हुआ उसके बाद पहली जो लाइफ बनी उससे फिर दूसरी लाइफ बनती चली गई, ऐसा ओपेरन हेल्डन ने कहा। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो ओपेरन हेल्डन थ्योरी को कहा जाता है, यानी ऑल्सो नोन एज बायोजेनेसिस फर्स्ट और बायोजेनेसिस देयर आफ्टर। इसका मतलब ये हुआ कि इस थ्योरी को ए बायोजेनेसिस और बायोजेनेसिस
दोनों कहते हैं। देखिए यहाँ पे थोड़ा कंट्रास्ट है, आप लास्ट लेक्चर में पढ़ा होगा आपने कि लाइफ की जो ओरिजिन है वो एबायोजेनेसिस से नहीं हुआ, उसको स्ट्रांगली डिसअप्रूव किया लुइस पास्चर ने और उसके साथ स्पेलेंज़नी ने और रेडी ने, इन तीनों ने अपने एक्सपेरिमेंट किया था और उन्होंने कहा कि जो एबायोजेनेसिस की थ्योरी है वो बिल्कुल गलत है, ऐसा हो नहीं सकता। और यहाँ हम क्या कह रहे हैं, ओपेन एंड हेल्डेन और दोनों क्या कह रहे हैं कि नहीं भैया, जो लाइफ की उत्पत्ति हुई है वो सबसे पहले जो है वो एबायोजेनेसिस से हुई है। यानी इसका सीधा सीधा मतलब यह है, आप यहाँ पे लिखेंगे अगर तो लाइफ एरोज फ्रॉम नॉन लिविंग मैटर। पहले लाइफ जो बनी वो नॉन लिविंग से बनी और फिर इसका मतलब हुआ लाइफ एरोज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। यानी प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से लाइफ बनी और लाइफ बनी नॉन लिविंग में से। दोनों अलग अलग बिल्कुल एकदम कंट्रास्ट बातें हैं। चलिए इसको मैं अभी थोड़ी देर में पूरा जो आपको एक्सप्लेन करेंगे तो समझ में आ जाएगा। ओपेन एंड हेल्डेन ने ये कहा कि देखिए भैया, सबसे पहली बार जो लाइफ बनी ना वो नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मैटर से बना, और जैसे ही वो नॉन लिविंग से बना उसके बाद फिर वहां से शुरू हुआ एक लाइफ बनने के बाद जो दोबारा लाइफ बनी वो जो है लाइफ प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से बनी। इन दोनों का मतलब ये है। ए बायोजेनेसिस, जैसे मैंने कल भी बताया था आपको, विदाउट लाइफ का फॉर्मेशन, यानी ए मतलब नहीं, यानी जहां पे कोई लाइफ नहीं थी फिर भी लाइफ बनी। यहाँ पे बायोजेनेसिस का मतलब लाइफ जो है पहले की लाइफ से बनी हुई है। तो ये दोनों बातें अभी कुछ देर में आपको और समझ में क्लियर आ जाएगी जब हम पूरा एक्सप्लेन करेंगे। फिलहाल आप इतना याद रखिए कि इसे यानी हेल्डेन ओपेन थ्योरी को एबायोजेनेसिस फर्स्ट और बायोजेनेसिस देयर आफ्टर भी कहा जाता है। अब बात करते हैं कि ये जो थ्योरी है बेसिकली मोस्ट सेटिस्फैक्टरी थ्योरी है, कारण इसके बहुत सारे एक्सपेरिमेंटल प्रूफ किए गए हैं, एक्सपेरिमेंटल प्रूफ देखे गए हैं केमिकल इवोल्यूशन के लिए। आपको याद होगा उरे मिलर और उरे ने जो एक्सपेरिमेंट किया था वो भी हम बाद में डिस्कस करेंगे। मोस्ट सेटिस्फैक्टरी थ्योरी। इसके अलावा जो लाइफ बनी ना सबसे पहले पानी में बना। सो फर्स्ट लाइफ ओरिजिनेटेड इन सी वाटर, यानी समुद्री जल में। इसीलिए वाटर इज एसेंशियल फॉर लाइफ या ओरिजिन ऑफ लाइफ। ये कुछ बातें हैं जो आपको ओपेन एंड हेल्डेन थ्योरी के बारे में पता होनी चाहिए। इसके बाद अब हम लोग बढ़ते हैं। मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे दो चीजें हैं ओपेन एंड हेल्डेन थ्योरी में, एक है केमिकल इवोल्यूशन और दूसरा है बायोलॉजिकल इवोल्यूशन। बायोलॉजिकल इवोल्यूशन। आज हम लोग बात करेंगे केमिकल इवोल्यूशन के बारे में कि कैसा हुआ। अभी हम लोग बात करते हैं सबसे पहले केमिकल इवोल्यूशन की। लेट्स स्टार्ट विद केमिकल इवोल्यूशन, यानी रासायनिक विकास कैसा हुआ उसके बारे में बात करते हैं। केमिकल इवोल्यूशन पढ़ने से पहले आप कुछ कंडीशंस को याद कीजिए कि प्रिमिटिव अर्थ पे, यानी जो बिल्कुल नया नया बना होगा अर्थ, उस वक्त उस कंडीशन क्या रही होगी। यहां पे हम लोग यानी कंडीशन ऑन, या ऐसे लिख सकते हैं प्रिमिटिव कंडीशंस ऑन अर्थ। ये प्रिमिटिव कंडीशन बिल्कुल एकदम स्टार्टिंग में क्या कंडीशंस रहे होंगी, कैसा इन्वायरमेंट रहा होगा, इनफैक्ट इन्वायरमेंट रहा भी होगा कि नहीं रहा होगा, ये सारी बातें हमारे जहन में बात आती है कि लाइफ बनने के बाद, धरती बनने के बाद क्या क्या कंडीशन थी। फिर वहीं से हम लोगों को केमिकल इवोल्यूशन समझ में आएगा। अगर इसकी थोड़ा सा आप डीप में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि उस वक्त जो था बहुत ज़्यादा यानी हाई टेम्परेचर था, यानी धरती का टेम्परेचर इतना ज़्यादा उथल पुथल इतना ज़्यादा था कि
वहाँ स्टैग्नेंट नहीं हो पा रही थी धरती, जो है पृथ्वी एक बिल्कुल स्थिर नहीं हो पा रही थी, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर था। उसके टेम्परेचर होने के कारण ये था कि बहुत ज़्यादा वल्कैनिक स्टॉर्म्स आते थे, किसी तरफ से चट्टान लग रहा था, किसी तरफ से दूसरी तरफ से, मतलब जो अर्थ है, अर्थ के चारों तरफ से कुछ ना कुछ टकरा रहा था आकर के, जिसकी वजह से पृथ्वी या जो अर्थ है वो स्टैग्नेंट या स्थिर नहीं हो पा रहा था, उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था। सो हाई टेम्परेचर, इसके अलावा वोल्केनिक स्टॉर्म, इसके अलावा लाइटनिंग बहुत थी। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो रेड्यूसिंग इन्वायरमेंट था। रेड्यूसिंग इन्वायरमेंट का मतलब यह है कि फ्री जो ऑक्सीजन था वॉज नॉट लेफ्ट, यानी फ्री ऑक्सीजन जो है अवेलेबल नहीं था। सोचिए उस वक्त क्या स्थिति रही होगी। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स हैं या नाइट्रोजन है, ये सारे आपस में पहले तो बिल्कुल एटम्स रूप में पाए जाते थे, फिर उसके बाद थोड़े थोड़े कंबाइन होने के बाद मॉलिक्यूल्स बनाए और वो फिर उसके बाद जो आपस में रिएक्ट करने लगे। जैसे अगर हम लोग बात करें तो नाइट्रोजन, या ऐसे लिख सकते हैं हाइड्रोजन, हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद नाइट्रोजन एंड फॉर्म अमोनिया, यानी अमोनिया का फॉर्मेशन हुआ। ये बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो मॉलिक्यूल्स अलग अलग थे, बाद में वो कंबाइन होकर रिएक्शन करके फिर जो है मॉलिक्यूल्स के या दूसरे कंपाउंड का फॉर्मेशन किया। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि उस समय सबसे पहला यानी CH4 या मीथेन की बात करें तो वाज फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये पहला था, ये बहुत पहला था, इससे पहले कोई नहीं था ऑर्गेनिक कंपाउंड के रूप में। इसके बाद क्या हुआ कि जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता रहा तो ये सारे जो मॉलिक्यूल्स थे वो बिल्कुल अलग अलग थे। फिर कुछ समय के बाद, और ये सालों तक नहीं बल्कि मिलियंस और बिलियंस ऑफ ईयर्स तक हुआ, इसके बाद क्या हुआ कि जो अर्थ का टेम्परेचर है वो धीरे धीरे कूल डाउन हुआ। और जैसे ही धीरे धीरे कूल डाउन होने लगा, और ये 1-2 साल की बात नहीं है, मिलियंस ऑफ ईयर्स की बात कर रहे हैं, मतलब बहुत पहले बहुत ज़्यादा टेम्परेचर था, जिसकी वजह से उस वक्त वाटर जो है वो लिक्विड फॉर्म में अवेलेबल नहीं था। उसको हम एक डायग्राम से आपको समझाने की कोशिश करते हैं। लेट्स से मान लीजिए, इमेजिन कीजिए कि ये कोई अर्थ है, ये कुछ इस टाइप से इमेजिन कीजिए कि ये अर्थ है और इसका कोई सेंटर पॉइंट होता है जिसको हम लोग मैग्मा बोलते हैं। लेट्स से जो अर्थ है, जैसे मैंने कहा, अब इन सारे कंडीशंस को आप इमेजिन कीजिए कि वहां पे बहुत ज्यादा टेम्परेचर था, बहुत ज्यादा, यानी यहां कहीं पे लेट्स से कि सन है और उससे अलग अलग रेज, जैसे यूवी रेज है वो पड़ रही हैं। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि बहुत बड़े बड़े जो है वोल्केनो यानी वोल्केनिक इरप्शन हो रहे हैं। टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होने के कारण, जैसे मैंने कहा कि उस वक्त लिक्विड फॉर्म में वाटर नहीं था, वो वाटर वेपर्स के फॉर्म में था। और क्योंकि इतना ज़्यादा टेम्परेचर होने के बाद वो रहेगा कहाँ, वेपराइज्ड हो जाएगा, वो बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में रह नहीं सकता, क्योंकि जो वोल्केनोज थे वो अलग अलग दिशाओं से आकर के टकरा रहे थे। ये इस तरह से उथल पुथल हो रही थी धरती पे, कहीं ना कहीं किसी तरफ से चट्टान आके टकरा रहा है, किसी तरफ से वोल्केनो स्टॉर्म्स आ रहे हैं और टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई है। तो उस केस में क्या होता था
कि टेम्परेचर जो था अर्थ का वो बहुत ज़्यादा होता था। जैसे अब याद कीजिए, हाई टेम्परेचर, वोल्केनिक स्टॉर्म्स, उसके अलावा रिड्यूसिंग इन्वायरमेंट। रिड्यूसिंग इन्वायरमेंट का मतलब वहां पे ऑक्सीजन जो है फ्री फॉर्म में नहीं था, इसके कारण रिड्यूसिंग इन्वायरमेंट हो गया। और कुछ समय के बाद जैसे ही टेम्परेचर जो है वो कूल डाउन होने लगा, जैसे टेम्परेचर आप यहां लिख सकते हैं, मैं यहीं पे लिखता हूं, एज टेम्परेचर, या ऐसे लिख सकते हैं, अर्थ कूल्ड डाउन। इसके बाद जैसे आप देखिए अर्थ जो है वो कूल डाउन हुआ, मतलब ये हुआ कि इसका टेम्परेचर जो है वो धीरे धीरे कम हुआ। जब टेम्परेचर धीरे धीरे कम होगा तो अब क्या होगा, जो भी आसपास के वाटर मॉलिक्यूल्स, वाटर वेपर थे, वो धीरे धीरे क्या होने लगे, कंडेंस होने लगे। सो वाटर वेपर्स कंडेंस्ड and clouds were formed। यानी जैसे ही वाटर वेपर कंडेंस हुए, ये इस तरह से क्लाउड्स का फॉर्मेशन हुआ। और आपको पता है जब क्लाउड्स का फॉर्मेशन होगा तो ये क्या होगा, बारिश होगी। और बारिश होने की वजह से क्या हुआ कि इसको भी लिख लेते हैं, क्लाउड्स वर फॉर्म्ड एंड रेन फेल डाउन। और ये रेन फेल डाउन होने की वजह से ये जो डिप्रेशंस देख रहे हैं आप अर्थ पे, ये डिप्रेशंस जो है एक्चुअली में कुछ इस टाइप से ये डिप्रेशंस जो है फिल हो गए विद वाटर। और इन्हीं डिप्रेशंस को हम लोग बोलते हैं ओशियन, यानी समुद्र का जो निर्माण हुआ वो क्या है, एक तरीके से गड्ढे हैं धरती के चारों तरफ। तो इस तरह से ओशियन का फॉर्मेशन हो गया, यानी समुद्र का निर्माण हो गया एक तरीके से धरती के चारों ओर। मैंने क्या कहा आपको कि जो अर्थ का टेम्परेचर स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा था, उस बहुत ज्यादा टेम्परेचर होने की वजह से वाटर वेपर जो है वो वेपराइज फॉर्म में था, लिक्विड फॉर्म में नहीं था। जैसे ही धरती का टेम्परेचर कूल डाउन हुआ तो उस केस में क्या हुआ, जो वाटर वेपर्स थे वो कंडेंस होना शुरू हो गए, क्लाउड्स का फॉर्मेशन किया। और फिर ये क्लाउड्स जो है धीरे धीरे वर्षा करने लगे, यानी बारिश होने लगी। और इस बारिश की वजह से, और ये बारिश एक दो दिन नहीं बल्कि वर्षों तक, सालों तक, कई सौ साल तक बारिश होती रही। और उस बारिश होने के कारण क्या हुआ कि जो धरती के आसपास के जो गड्ढे थे, यानी जो बिल्कुल सराउंडिंग या परिधि में जो थे गड्ढे थे, वो भर गए वाटर से, जिसको हम लोग ओशियन कहते हैं आज। और उस ओशियन में वाटर होने लगा, और यहीं से ओशियन वाटर से ही पहले लाइफ का जो है फॉर्मेशन हुआ। बाद में जब चूंकि अब ये ओशियन वाटर जो है, ये चूंकि चारों तरफ इसके अलावा क्या था कि बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स थे। जैसे मैंने कहा अभी आपको कि CH4 का फॉर्मेशन हो चुका था, NH3 का फॉर्मेशन हो चुका था। इसके अलावा कुछ गैसेस थी अवेलेबल CO2 के फॉर्म में, H2 वगैरह थे ही। तो ये सारी गैसेस जो है अवेलेबल थी, जिसके कारण क्या हुआ कि ये वाटर जो हुआ, ओशियन जो है, ये रिच मिक्सचर ऑफ ऑर्गेनिक माइक्रो मॉलिक्यूल्स, ये हो। इसी को बाद में हेल्डन ने हॉट डाइल्यूट सूप कहा, हॉट डाइल्यूट सूप। ये कारण क्या है, क्योंकि उस पानी में, उस वाटर में ऑर्गेनिक मटेरियल्स, ऑर्गेनिक जो कंपाउंड थे वो मिक्सअप थे, और फिर उसी को एक सूप की तरह, क्योंकि गर्म था, हॉट डाइल्यूट सूप कहा इसको, किसने, हेल्डन ने। सो इस तरह से टेम्परेचर डाउन हुआ, और फिर
पृथ्वी पर लाइफ आने की या जो इवोल्यूशन हुआ, लाइफ जो आई वो इस तरह से आई। यहाँ पे एक बात समझना बहुत ज़रूरी है। आपको क्या लगता है कि लाइफ कैसे बनी होगी? देखिए, सबसे पहले तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा, और ये 1-2 साल नहीं बल्कि मिलियंस और बिलियंस ऑफ ईयर्स तक ऐसा हुआ। और जैसे ही पृथ्वी का टेम्परेचर धीरे धीरे डाउन हुआ तो फिर चीज़ें केमिकली इवॉल्व होने लगी। तो यहाँ पे जो ध्यान देने वाली बात यह है कि जो केमिकल इवोल्यूशन है वो बेसिकली किस चीज़ पे बेस्ड है। एक बेस्ड इस तरह से है कि सुइटेबल इन्वायरमेंट बना, फिर उसी तरीके से जैसे जैसे इन्वायरमेंट में स्थिरता आई उस तरह से मॉलिक्यूल्स और जो कंपाउंड्स हैं वो जुड़ते चले गए और फिर लाइफ में चेंजेस आते चले गए। सो आज के इस लेक्चर में हमने ये सीखा कि केमिकल इवोल्यूशन क्या है और ऑपरेंट हेल्डेन थ्योरी क्या कहती है। ये दोनों चीज़ों में अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको आंसर करूंगा। अब यहीं पे एक क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं जो एम्स 2006 में पूछा गया है और वो क्वेश्चन है इसी के बेसिस पे। तो उस क्वेश्चन को देखते हैं, फिर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। सो आइए देखते हैं। जैसे मैंने कहा कि ये क्वेश्चन जो है आया हुआ है एम्स 2006 में, ठीक है। क्वेश्चन है कि कॉन्सेप्ट ऑफ केमिकल इवोल्यूशन इज बेस्ड ऑन, ये क्वेश्चन है 2006 में पूछा गया। कॉन्सेप्ट ऑफ केमिकल इवोल्यूशन इज बेस्ड ऑन, फर्स्ट है इसमें जो चॉइस दी हुई आपके, पहला है क्रिस्टलाइजेशन ऑफ केमिकल्स। सो लिख लीजिए क्रिस्टलाइजेशन ऑफ केमिकल्स, फर्स्ट ऑप्शन है। दूसरा है क्रिस्टलाइजेशन के बाद इंट्रैक्शन ऑफ वाटर, एयर, clay under intense heat। सी ऑप्शन है इफेक्ट्स ऑफ सोलर रेडिएशन, इफेक्ट्स ऑफ सोलर रेडिएशन ऑन केमिकल्स। और लास्ट में डी ऑप्शन है या फोर्थ ऑप्शन है पॉसिबल ओरिजिन ऑफ लाइफ बाय कॉम्बिनेशन ऑफ chemicals under suitable environmental conditions। ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है। तो आप 2006 में पूछा गया क्वेश्चन है, आप देखिए कि आपका पढ़ा हुआ सार्थक होता है या नहीं होता है। कॉन्सेप्ट ऑफ केमिकल इवोल्यूशन, यानी केमिकल इवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट किस चीज पे या किस पे आधारित है या किस पे बेस्ड है। सबसे पहले क्रिस्टलाइजेशन ऑफ केमिकल्स का क्रिस्टल हो जाना, ऐसा है? बिल्कुल नहीं। इंट्रैक्शन ऑफ वाटर, एयर, क्ले अंडर इंटेंस हीट, बात तो सही है, इसमें वाटर भी है, एयर भी है, क्ले यानी चिकनी मिट्टी वगैरह भी है, लेकिन कह रहे हैं कि अंडर इंटेंस हीट, बहुत ज्यादा जब हीट था तब केमिकल इवोल्यूशन हुआ क्या? बिल्कुल नहीं। उसके लिए इन्वायरमेंट का सुटेबल होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट देखिए इफेक्ट्स ऑफ सोलर रेडिएशन ऑन केमिकल्स पे सोलर रेडिएशन पड़ा तब हुआ क्या? ये भी आंसर सही नहीं है, ये भी नहीं। लास्ट में आपके पास बच जाता है पॉसिबल ओरिजिन ऑफ लाइफ बाय कॉम्बिनेशन ऑफ केमिकल्स अंडर सुटेबल इन्वायरमेंट कंडीशंस।
जो कि बहुत इंपॉर्टेंट। अभी मैंने आपको कहा कि केमिकल जो इवोल्यूशन हुआ है वो सुटेबल इन्वायरमेंट धीरे धीरे बनता गया, यानी बहुत ज़्यादा टेम्परेचर था उस वक्त कुछ नहीं हुआ, फिर धीरे धीरे टेम्परेचर डाउन हुआ, मॉलिक्यूल्स बने, वो आपस में ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बना और फिर धीरे धीरे लाइफ की उत्पत्ति हुई। तो इस तरह से आंसर क्या होगा हमारा? डी। तो आपको ध्यान देना है कि क्वेश्चंस किस तरह से पूछा जाता है, आपका कॉन्सेप्ट क्या है। इसीलिए मैं आपको बोलता रहता हूं कि जब भी आप पढ़ने बैठे हैं तो आप मेरे लेक्चर्स के साथ साथ उसको नोट डाउन भी करते जाइए और साथ में जो क्वेश्चंस आपके आ रहे हैं उसको भी सॉल्व कीजिए। ये इस तरह क्वेश्चंस अगर आप देखते जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि नीट में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगली वीडियो में हम लोग बात करेंगे बायोलॉजिकल इवोल्यूशन के बारे में, ऑपर एंड हेल्डेन थ्योरी के अकॉर्डिंग और बायोलॉजिकल इवोल्यूशन क्या होता है, और कोशिश करेंगे कि इसको समराइज फॉर्म में आपको कैसे याद कराया जाए। सो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, आगे जरूरतमंदों तक फैलाइए। फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको कोई पैसे तो लग नहीं रहा है। कोई सब्सक्राइब करता है, लाइक करता है तो हमें मोटिवेशन मिलता है, सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम पहुँच सकें। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।